हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए दूसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस दूसरे मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस दूसरे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस दूसरे मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेकंड मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कर व्यवस्था से, ऑप्शन बी है नील की खेती से, ऑप्शन सी है भूदान से और ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, लोहे में जंग किसके संपर्क में आने से लगती है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि लोहे में जंग किसके संपर्क में आने से लगती है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लोहे में जंग लगती है ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आकर ले सकता है। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और बिना देरी के इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है सिट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है
एसिटिक अम्ल है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, पादपों और पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है अपघटन और ऑप्शन डी है पाचन। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन ने, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त ने और ऑप्शन डी है अशोक ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी की उपाधि कहाँ प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है सिंगापुर में, ऑप्शन सी है जर्मनी में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी की उपाधि सिंगापुर में प्राप्त की थी। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो सकता है। आपसे पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई याद रखना बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था वर्ष 1905 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए है हिंदू धर्म को, ऑप्शन बी है जैन धर्म को, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म को और ऑप्शन डी है इस्लाम धर्म को। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
भारत में ब्रिटिश शासन की नींव कब पड़ी थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी कब? 1757 प्लासी के युद्ध के बाद। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इससे भी महत्वपूर्ण सूचना है क्या मेरे भाई, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नेम से। इस यूट्यूब चैनल पर क्या होता है, हर शाम या फिर रोजाना शाम को 7 बजे क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है। किसके लिए? ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी ये मॉक टेस्ट लगाना चाहता है वो हमारे यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हर महीने की 15 और 25 तारीख को कंप्लीट 100 क्वेश्चनों का पेपर भी इसी यूट्यूब चैनल पर होता है। और आपके जितने भी दोस्त ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास और इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए अली बंधु ने, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आजाद ने, और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि खिलाफत आंदोलन शुरू किया था किसने? अली बंधु ने। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता है। पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो याद रखना, जो भारत का मध्य प्रदेश राज्य है, इस मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वुलर झील किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि वुलर झील किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वुलर झील जम्मू और कश्मीर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य में, और ऑप्शन डी है
राजस्थान राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो मेरे भाई ये दोनों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है केरल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य है कर्नाटक। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हॉकी खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हॉकी खेल की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से गरबा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से गरबा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गरबा जो नृत्य है ये गुजरात राज्य का है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा और सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे भाई बिना देरी के इस व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अंडमान द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अंडमान द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से भी पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नाम से, तो उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें
क्योंकि उस चैनल पर रोजाना शाम को 7 बजे मॉक टेस्ट होता है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी मॉक टेस्ट लगाना चाहता है तो उस चैनल से आप जरूर जुड़े, ठीक है। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।